हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवानी स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डू समथिंग पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आप सीटेट सेकंड पेपर की तैयारी कैसे करें, उसको पहली बार में ही कैसे क्रैक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं सीटेट सेकंड पेपर का एग्ज़ाम एक बार दे चुकी हूँ, क्वालिफाई कर चुकी हूँ। मैंने ये एग्ज़ाम 7 जुलाई 2019 को दिया था, जिसमें मैंने 150 में से 107 नंबर प्राप्त किए थे। आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कैसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं, कैसे आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, 120 प्लस का टारगेट लेकर हम चलने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले यूपी टेट और सीटेट के एग्जाम के डिफरेंस को समझ लीजिए, क्योंकि यूपी टीईटी में जो क्वेश्चंस होते हैं वे आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं, टू द पॉइंट के पूछे जाते हैं। लेकिन सीटेट में जो क्वेश्चंस होते हैं ज्यादातर अंडरस्टैंडिंग के पूछे जाते हैं, साइकोलॉजी के पेडागोजिकल बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन भी काफी लंबा होता है और उसका जो ऑप्शन दिया होता है वो भी काफी लंबे होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी को लेकर, इसकी पात्रता को लेकर कि कब आप इसको दे सकते हैं। आप इसको 2 साल की ट्रेनिंग यानी बीटीसी, बीएड और डीएलएड के बाद दे सकते हैं। आप इसको अपने 3rd सेमेस्टर में भी दे सकते हैं, लेकिन आपका पहला साल पूरा कंप्लीट हो, रिजल्ट आ चुका हो। पात्रता के साथ साथ आप इसको आगे कहाँ यूज कर सकते हैं ये भी जानना जरूरी है। अगर आप इसको ज्वाइनिंग से पहले देते हैं यानी जॉब लगने से पहले देते हैं तो सिर्फ आपके लिए एक एक्सपीरियंस होगा, आप इसको यूज नहीं कर सकते। अगर आप इसको ज्वाइनिंग के बाद देते हैं, आप 4 से 5 साल ज्वाइनिंग होने के बाद पढ़ाते हैं, तब आपको जूनियर लेवल के लिए आप जाना चाहते हैं तो आपको प्रमोशन के समय ये जरूरत पड़ेगी। यानी कि ये सिर्फ आपको प्रमोशन में हेल्प देता है सीटेट सेकंड पेपर का एग्जाम, और कुछ नहीं। वहां पर आपसे स्कोर कार्ड मांगा जाता है। फॉर्म भरते समय किन बातों को ध्यान रखें? नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ जैसी कॉमन डिटेल्स को आप अच्छे से फिल करें, गड़बड़ ना करें। लैंग्वेज का चुनाव अच्छे से करें, क्योंकि सीबीएसई सीटेट का एग्जाम 22 भाषाओं में कंडक्ट कराता है। मैंने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी और सेकंड लैंग्वेज संस्कृत ली थी। आप चाहें तो अपनी इच्छा से कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं, आपको जो भी लैंग्वेज अच्छे से समझ आती है। मोड ऑफ एग्जाम का ध्यान रखें, आप उसको इंग्लिश में देना चाहते हैं या हिंदी में, वो अच्छे से फिल करें। एग्जाम सेंटर के लिए आपको 3 चॉइस भरने के लिए दी जाती हैं फॉर्म में। सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर सेकंड पेपर, यानी कि अगर आप साइंस साइड से हैं तो साइंस फिल करें, आर्ट साइड से हैं तो साइंस एसएसटी फिल करें। सीटेट 7 साल के वैलिड होता है, ये आपको पता ही है। ये टोटल 150 नंबर का होता है। 4 सब्जेक्ट होते हैं सेकंड पेपर में, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। सीडीपी 30 नंबर का होता है आपका। सेकंड पार्ट आपका एसएसटी या साइंस जो भी आप लें वो 60 नंबर का होता है। थर्ड आपकी लैंग्वेज हिंदी 30 नंबर की, और फोर्थ आपकी संस्कृत या इंग्लिश 30 नंबर की। सीटेट की तैयारी करते समय ध्यान रखें कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़े, अंडरस्टैंडिंग बनाए, क्योंकि आपने 2 साल की ट्रेनिंग की है। अब आप सीटेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको उसका बेस क्लियर होना बहुत जरूरी है, उसकी समझ होना बहुत जरूरी है। हर चीज को बच्चे को सेंटर में रखकर सोचिए, उसके परिवेश को रख कर के सोचिए, तभी आप सीटेट को तैयार कर पाएंगे, तभी उसकी पेडागोजी को समझ पाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने एग्जाम की तैयारी कैसे करें, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। यही मेन है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सीडीपी की, जो आपका 30 नंबर का होता है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता देती हूँ। आप जानते ही हैं, जैसे प्याजे है, वाइगोत्स्की है, कोहलबर्ग है, सिगमंड फ्रायड है। इनकी थ्योरी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप प्याजे की थ्योरी तो पढ़ते ही हैं। प्याजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं विकास की। इसमें लास्ट 2 स्टेजेस जो उसने दी हैं 7 से 11 व 11 से 15 उम्र की, वे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है। उसमें मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक ये ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करें। किस उम्र में तार्किक चिंतन की बात की गई है, क्योंकि वो आपसे डायरेक्ट ये नहीं पूछेगा कि उसने कितनी अवस्थाएं दी हैं, कौन सी अवस्था किस उम्र तक की है। वो आपसे उन अवस्थाओं में क्या क्या चेंजेस बच्चे में आते हैं, बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होता है, कैसे कैसे उसमें परिवर्तन आते हैं, उन्हीं को लेके क्वेश्चन पूछेगा, घुमा फिरा के पूछेगा, जरूर पूछेगा। पियाजे ने अवस्थाओं के साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की बात की है, स्कीमा। स्कीमा के अंदर उसने 2 चीजों की बात की है, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, यानी कि आत्मसातीकरण और समायोजन।
दोनों के बीच बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है और क्वेश्चन आता ही जरूर है। वो आपसे कुछ भी पूछ लेगा इस चीज के लिए, तो आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर रखें। आत्मसातीकरण और समायोजन के बीच मेन डिफरेंस क्या है, इसको समझे। आत्मसातीकरण क्या है? जब आप कुछ नया सीखते हैं, यानी कि जब आप नया ऐड करते हैं, तो वो होता है आत्मसातीकरण। और समायोजन, जब आपके पास जो चीज ऑलरेडी है मौजूदा में, आप कुछ चेंजेस करके नया सीखते हैं, तो वो आपका समायोजन होता है। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करें। पियाजे और वाइगोत्स्की, इनमें से किसके अकॉर्डिंग विचार पहले आया और भाषा किस पहले आई? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। पूछ लेते हैं कि किसके अकॉर्डिंग विचार पहले आया और किसके अकॉर्डिंग भाषा पहले आई। तो इस क्वेश्चन को भी बहुत बार पूछा गया है प्रीवियस एग्जाम्स में, तो उसको देखें आप। प्रीवियस ईयर सोल्व्ड क्वेश्चन पेपर 2011 से 2019 तक की, वो आप जरूर खरीद लें। वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा। आप किस पब्लिकेशन का लें, ये भी बहुत जरूरी है। कोई भी पब्लिकेशन लें, पूरी तरह से कोई भी परफेक्ट नहीं है। आपको मिस्टेक हर पब्लिकेशन के पेपर में मिल जाएगी। लेकिन अरिहंत का लिया है मैंने, अच्छा है, उसमें काफी कुछ दिया गया है, एक्सप्लेनेशन दी गई है क्वेश्चंस की। देखिए, आपको मिस्टेक हर उसमें मिलेगी। जब आप किसी चीज को 4 जगह पढ़ते हैं, आप 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, 2 साल आपने ट्रेनिंग की है, तो आपको समझ आ जाता है कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। तो आप कोई भी क्वेश्चन पेपर ले लीजिए, बस उसको ध्यान से पढ़िए, प्रैक्टिस करिए। यदि आप उनको अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, तो आप बहुत कुछ आपका तैयार हो जाता है। आपको पता चल जाता है पैटर्न के बारे में, क्वेश्चंस के बारे में, कि कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं प्रीवियस ईयर सोल्व्ड पेपर्स। वाइगोत्स्की की थ्योरी है, उसने जेडपीडी की दी है, उसने स्कैफोल्डिंग जैसी विचारधाराएं दी हैं, उसने इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करे, जेडपीडी की अवधारणा को अच्छे से क्लियर करे। कोलबर्ग ने नैतिक विकास की अवस्थाओं को बताया, और यहाँ बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोलबर्ग के नैतिक विकास की अवस्थाओं से। ये बहुत ज्यादा मिक्सिंग है सारी ही स्टेजेस इसकी, तो उनको अच्छे से क्लियर करें। सिगमंड फ्राइड की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसने ईद, ईगो, सुपर ईगो, चेतन मन की अवस्थाओं की बात की है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। ये तो हुई मनोवैज्ञानिकों की बात है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, जैसे आरटीई एक्ट, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम। ये आपने पढ़ा ही होगा कि कब ये बना, कब लागू हुआ, कितनी उम्र के बच्चों की इसमें बात की गई है। इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि आरटीई एक्ट के अंदर कितने सेक्शंस की बात की गई है, प्रत्येक कितने किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए और कितने किलोमीटर के दायरे में माध्यमिक विद्यालय होने चाहिए। प्राइमरी लेवल पर कितने बच्चों के ऊपर एक शिक्षक होना चाहिए और सेकेंडरी लेवल पर, यानी कि अब जूनियर लेवल पर, कितने बच्चों के ऊपर एक शिक्षक होना चाहिए। ये चीजें भी बहुत जरूरी हैं। आपने पीडब्ल्यूडी एक्ट, यानी पर्सन विद डिसेबिलिटीज, दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के अधिकार का भी कानून है, जो 1995 में आया था, इसको भी पढ़ें। ये पहली बार 1995 में आया, दूसरी बार कब आया संशोधित होकर। कितनी इसमें डिसेबिलिटीज की बात की गई है, पहले कितनी की बात की गई थी, अब कितनी की बात की गई है, कितनी उम्र के बच्चे की बात की गई है। एक बात ध्यान रखिए कि आरटीई एक्ट, अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के नियम में 6 से 14 साल के बच्चे की बात की गई है, और दिव्यांग बच्चों की शिक्षा की बात में, उसमें जो एक्ट है उसमें 6 से 18 साल के उम्र के बच्चों की बात की गई है। क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, कंफ्यूज ना हो, हवा में देखकर क्वेश्चन का आंसर ना लगाएं, पहले उसे अच्छे से पढ़ लें कि उसमें कौन से बच्चे की बात पूछी गई है, कौन सा एक्ट पूछा गया है, दिव्यांग बच्चों के लिए पूछा गया है या अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा एसएसटी। मैंने सेकंड पोर्शन में एसएसटी लिया था, सेकंड सब्जेक्ट। अगर आप साइंस साइड से हैं तो उसमें साइंस और मैथ के क्वेश्चन आएंगे, जो आपका 60 मार्क्स का होगा। एसएसटी फिल की है तो मैं एसएसटी के बारे में बात करूंगी। सबसे पहले सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप एनसीईआरटी 6 to 8 उसकी बुक खरीदें। यदि आपके आसपास कोई है जहां से आपको बुक मिल सकती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लीजिए, एनसीईआरटी हिंदी बुक। ये आपको 1st to 12th, यानी कि इसमें आपको 1st क्लास से लेकर 12th क्लास तक की सारी बुक मिल जाएंगी, वो पढ़िए। और आप प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन पेपर जरूर पढ़े। मैंने आपको पहले भी जैसे बताया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें। एनसीईआरटी और एससीईआरटी बहुत ज्यादा डिफरेंस है दोनों की बुक्स में, बहुत अलग है। मैंने पढ़ी है, काफी कुछ अलग है उनमें। आप 6 to 8 क्लास का एनसीईआरटी जरूर पढ़े। 6 क्लास में हमारे अतीत के नाम से एक बुक है जिसमें 12 चैप्टर दिए गए हैं। एक है सामाजिक व राजनीतिक जीवन,
जिसमें 9 चैप्टर दिए गए हैं, और एक है पृथ्वी व हमारा आवास जिसमें 8 चैप्टर दिए गए हैं। इसी तरह 7th और 8th क्लास में हैं, इनकी सभी बुक्स पढ़ें, और बुक पढ़ने के साथ साथ उसको अच्छे से पढ़ें और नोट्स जरूर बनाएं, लिखें जरूर, क्योंकि एक भी चीज बिना काम की नहीं है, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आता है। एसएसटी में आपको स्टेटमेंट के क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं, जिसके लिए आपको एक अच्छी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। आपसे स्टेटमेंट के क्वेश्चन में ये पूछ लेगा कि ए या बी सही है, ए बी सी सही है, ए बी डी सही है, या सारे सही हैं, या इस कथन का कारण बताइए। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन 15 से 20 होंगे लगभग। ये मान लीजिए आप 60 नंबर में आपका 40 नंबर का टेक्स्ट बुक और 20 नंबर का आपका पेडागोजी होगा, तो आपको दोनों पर ही अच्छी कमांड होनी चाहिए। बुक अच्छे से पढ़े, उनको उनके नोट्स बना करके पढ़ें। 6th क्लास की हिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे उसने काफी चीजों की बात की गई है। प्राचीन इतिहास की बात की गई है, मेहरगढ़ है, दाऊजली हेडिंग है, बुर्ज होम है, कोल्डी हवा, ये ऐसे ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं, उनकी बात की गई है। इनको अब किन नामों से जाना जाता है, वहाँ किस तरह की खेती की जाती थी, सबसे पहले आग के अवशेष कहाँ मिले, बहुत ही चीजें जो हम एससीईआरटी में नहीं पढ़ते। ये तो सिर्फ मैं कुछ टॉपिक्स बता रही हूँ, आपको सारी चीजें डिटेल में पढ़नी होगी। आप सारी बुक पढ़ें, 6 to 8th क्लास में तक जितनी भी बुक दी गई हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वीएस की, वो आप सभी पढ़ें, तभी बात बन पाएगी। ऐसे ही 8th क्लास में कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं हिस्ट्री की बुक्स में, जैसे कि पटोला बुनाई है, जामदानी बुनाई है, ये किस सदी में थी, किन देशों के मध्य व्यापार होता था, कहाँ से माल लाया जाता था, कुछ इस तरह के टॉपिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो छापेमार सूती कपड़ों को ब्रिटिश व्यापारी क्या कह के बुलाते थे, अलग अलग भाषाओं में क्या क्या कहा जाता है उनको। 8th क्लास की ही भूगोल की बुक में मृदा संरक्षण की विधियां दी गई हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। खनिजों का निष्कर्षण है, ऊर्जा के परंपरागत, गैर परंपरागत, कुछ इस तरह के टॉपिक्स दिए गए हैं, आप देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। अहमदाबाद किसको भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, जापान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के बारे में दिया गया है। पृथ्वी का परिक्रमण और पृथ्वी का परिभ्रमण, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनको पढ़ाते वक्त आप किस चीज का प्रयोग करेंगे, कौन सी सामग्री का यूज करेंगे। जब आप पृथ्वी का परिक्रमण पढ़ाते हैं तो आप किस सामग्री का प्रयोग करेंगे, और पृथ्वी का परिभ्रमण पढ़ाते हैं तो आप किस सामग्री का प्रयोग करेंगे, ये सब भी दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लें एक बार। एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दीवानी में फौजदारी मामले, इनके बीच आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि किस में दीवानी मामलों में कौन सी तरह के कार्य आते हैं और फौजदारी मामलों में कौन से तरह के कार्य आते हैं, कौन कौन से केस किस के अंदर आते हैं। कृषि के प्रकार हैं इसमें, चाय वगैरह ये सारी खेती दी गई है इसमें, निर्वाह कृषि, वाणिज्यिक कृषि। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने अगले सब्जेक्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा हिंदी। ये आपकी 30 नंबर की आती है। इसमें 15 नंबर के आपके गद्यांश आते हैं और 15 नंबर का आपका हिंदी शिक्षा शास्त्र आता है, यानी कि पेडागोजी आती है 15 नंबर की। पेडागोजी के लिए आपको भाषा कौशल क्लियर होना चाहिए, यानी कि आपको सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सब आपके बिल्कुल अच्छे से क्लियर होने चाहिए। गद्यांश में आपसे कुछ ग्रामर के क्वेश्चन पूछता है, कुछ व्याकरण के क्वेश्चन भी पूछ लेता है, उसमें आपसे कुछ ज्यादा टफ नहीं पूछता है। तत्सम तद्भव पूछ लेगा, अव्यय पूछ लेगा, संज्ञा पूछ लेगा, सर्वनाम का कौन सा प्रकार है इसमें। तो गद्यांश को जब आप पढ़े तो बहुत ध्यान से पढ़े, उसके कीवर्ड्स पर ध्यान दे कि इसमें किस चीज को लेकर ज्यादा बात की गई है। क्वेश्चन भी आपको उसी से रिलेटेड मिलेगा। फिर प्रीवियस ईयर के पेपर के साथ साथ आप कोई प्रैक्टिस सेट भी ले लें, डेली कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा लें, एक सोल्व जरूर करें, प्रैक्टिस बनाए रखें अपनी। बाकी आप परेशान ना हो, जो भी टॉपिक्स हैं आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, तैयारी कराते रहते हैं हम लोग, तो आप हमारे वीडियोस देख लें, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे सारे टॉपिक्स। परेशान ना हो आप बिल्कुल भी। आप अपनी पेडागोजी को मजबूत करें, क्योंकि वो आपसे हर सब्जेक्ट में पूछी जाती है। ज्यादातर क्वेश्चन वही आते हैं, क्योंकि सीटेट में सब कुछ पेडागोजिकल बेस पूछा जाता है, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएं, उसकी समझ बढ़ाएं, तभी बात होगी। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने अगले सब्जेक्ट की ओर। अगला है हमारा 4th पोर्शन, जो आपका लैंग्वेज का आता है। ये आपका संस्कृत और इंग्लिश का होता है। आपने कौन सी लैंग्वेज फिल करी है, आप उसी का अच्छे से तैयारी करें, उसी को
अच्छे से अटेम्प्ट करें। मैंने सेकंड लैंग्वेज संस्कृत ली थी, तो संस्कृत की तैयारी के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्व कर लें, नेट से डाउनलोड कर लें और उनकी प्रैक्टिस करें। इसमें आपका 15 नंबर का पेडागोजी पूछा जाता है और 15 नंबर के आपके गद्यांश पूछे जाते हैं, पैराग्राफ पूछे जाते हैं। उनमें आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पैराग्राफ में से, उसमें विभक्ति पूछ ली जाती है। व्याकरण के तौर पर अगर बात करें तो उसमें आपके संधि पूछ ली जाती है, संधि का सूत्र पूछ लिया जाता है, कौन सी इस संधि में कौन सा सूत्र का प्रयोग हुआ है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। संस्कृत भी इतनी इजी नहीं होती है, उसको एकदम एक बार में पढ़ के ही समझ पाना मुश्किल होता है, इसलिए टाइम का ध्यान रखें, उसको अच्छे से पढ़ें। डेली प्रैक्टिस करेंगे तभी एग्जाम में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन काफी लंबे होते हैं और उनके आंसर्स भी लंबे होते हैं, तो टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाता है एग्जाम में। सेकंड लैंग्वेज के लिए आपको बुकलेट अलग से मिलती है, तो अपने ध्यान से करें पेपर को बहुत ही। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। इस वीडियो में मैंने आपसे काफ़ी कुछ शेयर किया है, आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, क्या पढ़ें, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।